दोस्तों, मैं संजीव आप लोगों के सामने आज एक टॉपिक रख रहा हूं जिसका नाम है देसी रियासतों का एकीकरण। ये हमारे संविधान का ही भाग है क्योंकि हम संविधान की 3 क्लास आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, जिसमें संविधान सभा हमने पढ़ा दी थी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ये देसी रियासतों का एकीकरण। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद पढ़ाएंगे अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार के बाद वो सोर्स पढ़ाएंगे, वो संविधान के सोर्स पढ़ाएंगे जहाँ जहाँ से किस किस देश से संविधान की मूलभूत बातों में कुछ चीज़ें हमने ली हैं, जिसकी हमें आवश्यकता रही वो हमने अन्य देशों से ले ली हैं। हालांकि वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि उनकी यूनिक थी, उन्होंने बना कर रखी थी, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन ये था कि वो हमसे पहले उनको चीज़ों को अपना चुके थे, तो फिर उसके बाद हमने अपनाई, तो हम कह देते हैं कि सोर्स वहाँ से लिया, लेकिन हमारे अंदर भी वो चीज़ें थीं। हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है देसी रियासतों का एकीकरण। सब लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है कई बार। जनरली क्या करते हैं, हम बड़े मज़े में आते हैं, इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं, इसको माहौल सा बनाते हैं, और साहब ये सीधे बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों का एकीकरण कराया, और उन एकीकरण में जो है क्या कहते हैं 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं, और सभी ने उसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। लेकिन 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। एक तो उनमें जम्मू कश्मीर है, और एक जो है जूनागढ़, और एक हैदराबाद है। उसमें फिर उसके बाद हम पढ़ा देते हैं कि साहब हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के कबीलाई आक्रमण के द्वारा जब आक्रमण हुए उसके बाद हमने देसी रियासतों का एकीकरण का क्लास खत्म। क्या ये टॉपिक इतना ही है? तो एक सोचने का विषय है ना कि इतना बड़ा टॉपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एकीकरण करके दिया। ठीक है, आयरन मैन कहे जाते हैं, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी को इकट्ठा करके दिया था, ये भी याद रखना कि लौह पुरुष किसको कहा जाता? बिस्मार्क को। उसने पूरे जर्मनी का एकीकरण करके दिया था। उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण करके दिया था। तो हम उनको इतनी छोटी सी बातों में छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। आज हम नई तरीके से पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से क्लास पढ़ाने की, और कुछ नया आपको सीखने का मिलेगा। ठीक है, हम पहले बात करते हैं देसी रियासतों के बारे में। देसी रियासतें थी क्या? ठीक है, देसी रियासतें थी क्या? अब यहाँ पे आ जाए, देसी रियासतें क्या थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 1857 में विद्रोह हुआ था। विद्रोह का जो मुख्य कारण था, अन्य कारण बहुत सारे थे, विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि डलहौजी की हड़प नीति की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिस नीति को कहा जाता है, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। डलहौजी ने क्या करा था कि देसी रियासतों को हड़पने का एक सिस्टम बनाया था। इससे पहले एक सहायक संधि लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। असल में जब से अंग्रेजों का शासन रहा हमारे यहाँ, और अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद से उनमें जो है ये ललक लगी कि हम किसी तरीके से भारत को अपने कब्जे में लें, और उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू की। और प्रक्रिया शुरू करते 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 डलहौजी तक आ गए हम। क्यों? इसका मतलब इसके बीच में जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी वायसराय रहे, गवर्नर जनरल रहे, वो सबके सब यही चाहते थे कि किसी ढंग से हम क्या कहते हैं भारत को अपने अंदर इस तरीके से ले लें कि भारत को एक पूरी तरीके से कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें। और उसी का भाग है डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति उस समय का तात्कालिक कारण बना था। तात्कालिक कारण बना था कि हड़पे गए राज्य, उसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। चलो आज एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन लिख के लाना सब लोग कि 1857 के विद्रोह का ये तो क्लियर पता है कि विद्रोह बहुत अच्छा था लेकिन विफल हो गया था, है नहीं? विद्रोह के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? कौन बताएगा ये क्वेश्चन? और जो बताएगा उसे धन्यवाद मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है, क्या था? अन्य बहुत सारे कारण हैं भाई। कोई भी विद्रोह अगर असफल हुआ है तो उसके बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे कारण होंगे, एक नहीं होगा, बहुत सारे कारण होंगे। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, मुख्य कारण क्या था? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, मैं कल बता दूंगा कि मुख्य कारण क्या था। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, उन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं कल कमेंट सेक्शन में जवाब दिए। इस तरीके से ये भारत था। भारत के जो है क्या कहते हैं ये राज्य हैं, इन्हीं में छोटी छोटी रियासतें थीं।
छोटी छोटी, जैसे कि जम्मू कश्मीर रियासत थी, यहाँ एक हैदराबाद रियासत थी, यहाँ गुजरात में कई रियासतें थीं, छोटी जयपुर राजस्थान तो पूरे रियासतों का गढ़ था, ठीक है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी रियासतें थीं। ये रियासतें बची किस वजह से थी? डलहौजी की हड़प नीति के बाद जब 1857 का विद्रोह हो गया और अंग्रेजों को लगा कि ये सब लोग अपनी रियासतों से बहुत प्यार करते हैं, तो 1858 का अधिनियम आया था जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था और 1857 के भारत शासन अधिनियम में ये कह दिया गया था कि अब कोई भी देसी रियासत हड़पी नहीं जाएगी, आने वाले टाइम में हड़पी नहीं जाएगी, इनको हम अपने साथ बनाकर लेके चलेंगे। इस कारण ये देसी रियासतें बची हुई थी। अब 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इवन भारत दो भागों में बढ़ गया 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, एक तो पाकिस्तान में और एक हमारा प्यारा भारत में। जब भारत हमारे दो भागों में बढ़ गया, पाकिस्तान एक हमसे चला गया, तो उसके बाद ये समस्या आई कि भारत के अंदर देसी रियासतें 500 से ज़्यादा थी। उन रियासतों का एकीकरण करना था और उस समय कमेटी बनाई गई थी। मैंने अभी पिछले दिनों पिछली क्लास में आपको कमेटी पढ़ाई थी और वो कमेटी थी, कौन सी कमेटी? प्रांतीय समिति। ये लिखी है देखो, मैंने उस दिन भी बताया था जितनी भी कमेटी, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी हो, झंडा समिति हो या संघ संविधान समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, उन सब के कार्य वही थे जिससे के नाम से वो दिखाई दे रही हैं। उन समितियों के माध्यम से ही संविधान का बहुत ही अच्छी तरीके से निर्माण हो सका है। तो ये प्रांतीय समिति का काम था और प्रांतीय समिति के हेड हमने बताए थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इसको, इन रियासतों को एकीकरण करने की जिम्मेदारी इनकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी और इन्होंने बखूबी निभाया। इसीलिए भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखते हैं हम 1947 के बाद भारत में इतने से ज़्यादा देसी रियासतें बची हुई थी। अब कितना बड़ा टास्क था ये, कितना बड़ा काम था कि इन रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए। 565 रियासतों का एकीकरण, जिसमें नवाब अपनी नवाबियत नहीं छोड़ना चाह रहे थे, राजा अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जनता क्योंकि नवाब से प्रेरित थी या नवाब के साथ रही हुई थी और जो है क्या कहते हैं राजा के साथ रही हुई थी, राजा के रहमो कर्मों पे मान लो एक तरीके से, तो वो कैसे राजा को छोड़ के चल जाए, तो इसका मतलब जनता में विद्रोह होने का संभावना थी। और ज़्यादातर बड़ा अजीब मामला था। अजीब मामला ये था कि साहब राजा कहीं तो मुस्लिम थे, मुस्लिम, जनता हिंदू थी वहाँ, और जनता हिंदू कई रियासतों में, अधिकतर रियासतों में, और कहीं राजा हिंदू थे तो जनता मुस्लिम थी। तो एक समस्या ये आ रही थी कि अगर इन पे के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई तो हिंदू मुस्लिम न छिड़ जाए। अभी भारत बेचारा जो है 1947 के पायदान पे खड़ा है, संविधान सभा बन रही है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक ऐसा टास्क मिला है कि मतलब कहते हैं कि जाओ आग में कूद जाओ, ये अंगारों पे चल के दिखाना है। ये बिल्कुल अंगारों पे चल के दिखाना था। एक तो उन राजाओं को संतुष्ट करना था और एक उनकी जनता को संतुष्ट करना था और जनता को संतुष्ट करके उन रियासतों को भारत में मिलाना था और भारत को अखंड भारत बनाना था। ये बहुत बड़ा कार्य है। जिस तरीके से अंबेडकर जी ने हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग लिखी थी, उसी तरीके का, उसी लेवल का कार्य था ये भी, और ये बहुत मेजर कार्य था। अगर ये कार्य नहीं होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत नहीं बना पाते, और अखंड भारत नहीं बनता तो ये देसी रियासतें क्या करती, हमेशा परेशान करती और आज तक विवाद के बिंदु बने रहते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी समय विवाद का बिंदु खत्म कर दिया और वो विवाद का बिंदु एक रियासत में रह गया था जिसका नाम है जम्मू कश्मीर रियासत। आप लोगों को पता है कि अभी तक 2019 तक वो विवाद का बिंदु बना रहा, और जैसे अब उसको 370 को हटाकर और 35A को हटाकर हमने उसका भी निवारण कर लिया समय अनुसार। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लगभग 565 से ज़्यादा देसी रियासत थी। जिम्मेदारी किसको दी गई? प्रांतीय समिति के माध्यम से एकीकरण को पूर्ण किया गया। सभी ने विलय पत्र पे रियासतों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। जो विलय पत्र बनाया था कि साहब आपको एक लेटर दिया जा गया, उस पर आप हस्ताक्षर कर लीजिए, आप भारत संघ का हिस्सा बन जाइए। इसका मतलब आप ना नवाब रहोगे ना राजा रहोगे और आप जो है भारत संघ का हिस्सा बन जाओगे। एक इनके लिए प्रिवी पर्स करके एक व्यवस्था दी गई थी, उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि भाई देखो, राजा अपनी गद्दी छोड़ेगा कुछ तो फायदा पहुंचाओगे, ऐसा तो छोड़ नहीं जरा। कहोगे बोले राजा जी हटो, हैं फिर क्या होगा? राजा जी क्या कहेंगे? बोले दे तो कुछ नहीं रहे, हटने को कह रहे हो हैं, मैं क्यों हट जाऊँ? तो लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। और सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम होने की पूरी संभावना थी और ये भी बचाना था भारत को। और वही वाली बात है, अभी तो ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, गिर पड़े।
तरीका यही था। ऊपर से स्थिति ये हो रही थी कि अभी अभी जो है अंग्रेजों ने छोड़ा है तो हर देश भारत पर नजर गड़ाए बैठा था, हैं, क्योंकि समय तो उस समय उपनिवेशवाद का तब भी चल रहा था ना, और उसके बाद उपनिवेशवाद में अमेरिका जैसे देश भी आए थे। तो कहीं ना कहीं भारत को ये लग रहा था कि विदेश नीति भी उसको संतुलित करनी है, कहीं पर ये ना लगे कि भाई सब अंग्रेज छोड़ के गए तो इन्होंने झगड़ा पैदा कर लिया अपने यहाँ, या गृह युद्ध जैसी स्थिति ना आ जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए बस सिर्फ यही काम नहीं होता देश रियासतों का एकीकरण, 3 रियासतें पढ़ के घर को चले गए, इनके बारे में पढ़ो कि कितना इन्होंने कार्य किया है। और मैं इसीलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ जिससे ये बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी ने स्वेच्छा से कर दिया, बड़ी इच्छा से, बोले लाओ साहब सिग्नेचर कर दें, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, एक तो जूनागढ़, एक हैदराबाद, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया ये, कश्मीर, कश्मीर लिखा गया, कश्मीर रियासत। ये 3 रियासतें ऐसी थी, इन 3 रियासतों के लिए अलग तरीके अपनाने पड़े। हाँ, सब लोग एक और जानकारी सुन लो कि ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग उसे ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ये अपने आप मिल जाएगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो लिखा लिखा है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 के लिए क्या गया, तो 3 ही पता है हमें, लेकिन आज कुछ फैक्ट और बताते। एक रियासत ये है, अब यही क्वेश्चन आने लगा है कि कौन सी रियासत ऐसी है जिसने पहली बार विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो लोग क्या करेंगे, तीनों में से किसी एक को लगाई आएंगे टिक, या किसी और को लगाई आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये रहा, पहली रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो त्रावणकोर रियासत थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना है, ठीक। फिर हम बात करते हैं जोधपुर रियासत के बारे में बात करेंगे। ये एक राजपूत रियासत थी और धन सिंह कौन थे, हिंदू राजा थे, ठीक है, और रियासत की जनता भी हिंदू थी, राजा भी हिंदू और ये भी हिंदू, ठीक है। ये जोधपुर रियासत थी। आगे चलते हैं हम। यहाँ क्या है, धन सिंह को क्या लालच मिल रहा था, धन सिंह को लालच मिल रहा था कि धन सिंह की जो सीमा थी वो पाकिस्तान से लग रही थी, मतलब जोधपुर रियासत की सीमा पाकिस्तान से लग रही थी, और जब पाकिस्तान से सीमा लग रही थी इसलिए धन सिंह ने सोचा देखो ये तो अपने इस ढंग से लगे हुए थे जहां से हमें लाभ मिले या पर्याप्त सुविधा मिले, हम तो वहीं चले जाएंगे। क्योंकि जब माउंटबेटन ने, जो लास्ट गवर्नर थे, लास्ट वायसराय थे, अंग्रेजी वायसराय, उन्होंने ये कहा था कि देशी रियासतों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वो रियासतें जैसे चाहें वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, स्वतंत्र रहना चाहें स्वतंत्र रह लें, पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान में चले जाएं, भारत में जाना चाहें भारत में चले जाएं। तो ये बात की गई थी। इसीलिए याद करो कि जब मैंने बताया था कि संविधान सभा बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो उसमें देशी रियासतों के सदस्य रखे गए थे। कितने रखे गए थे, 93 सदस्य थे। इनका चुनाव नहीं हुआ था, हालांकि पूरी सभा चुनाव पे थी, इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनमें से तो उठा लिए गए थे, बोले आप आ जाओ, नॉमिनेट किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। तो इसका मतलब ये रखे किसने, अंग्रेजों ने। तो प्रेम किसके प्रति होगा इनका, अंग्रेजों के प्रति। तो संविधान में भी किसकी बात करेंगे, या एंग्लो इंडियन की बात करेंगे, एंग्लो इंडियन की बात करेंगे, या उस तरीके की बातें करेंगे जो अंग्रेजों के फेवर की बात हो। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि सौदाबाजी करने लगे, भारत से भी कर रहे थे और उससे कर रहे थे, जिसकी सीमा लगी हुई थी वो तो और ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ झुकाव में था। तो सीमा लगने के बाद धन सिंह ने कहा कि बोले पाकिस्तान सौदेबाजी करने लगी। पटेल ने राजा से संपर्क करके क्या दे दिया, थोड़ा सा लाभ दिया, थोड़ा सा प्रस्ताव दिया, आश्वासन दिया, और आश्वासन देने के बाद 11 अगस्त 1947 को इस रियासत का भी एकीकरण कर लिया। ये बात इतनी नहीं है, यहाँ भी समस्याएं काफ़ी सारी थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लग रहा था कि ये कोई जोधपुर रियासत है, राजस्थान का एक भाग है, बिल्कुल सीमा लगी हुई है, क्योंकि ये तो पता ही है राजस्थान पाकिस्तान से छूता है हमारे, तो ये सीमा लगी हुई है, तो ये रियासत चली गई तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या बनेगी, ठीक है, जिससे बहुत नुकसान होगा। इसीलिए इसको धन सिंह को लाभ देकर भारत में एकीकृत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। अब आती भोपाल रियासत, इसके बारे में भी सुन लो। ये अलग ही लेवल से चले थे, इनका दिमाग कुछ और ज़्यादा चल रहा था। इस रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान थे, जो कि मुस्लिम था, और जनसंख्या हिंदू बहुल थी। देखो मैंने अभी बताया ना, यही सबसे बड़ी समस्या थी, कहीं मुस्लिम राजा था तो जनसंख्या हिंदू थी, जहाँ हिंदू राजा था वहाँ जनसंख्या मुस्लिम थी। तो सबसे बड़ा डर हिंदू मुसलमान का था, और हिंदू मुसलमान की नींव पूरी तरीके से बन चुकी थी। 1947 में देश आज़ाद भी हो गया था, तब भी 2 राष्ट्र बन गए थे, और इससे पहले ही हमने एक चीज़ झेली थी जिसका नाम है डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये क्या है, ये क्या है,
जब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा लड़के लेंगे पाकिस्तान। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है, इन सब रियासतें जैसे ये है ना, ये क्या नाम है, राजा धन सिंह, ये सब जिन्ना के संपर्क में थे, जिन्ना के संपर्क में थे, जिन्ना से अपने आश्वासन मांग रहे थे कि भाई हमें लाभ और उसकी गारंटी दे दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था लड़के लेंगे पाकिस्तान, जब भारत में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था तो तब ये लिया। तो ये कब हुआ इसको भी याद रखना, 16 अगस्त, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था और भारत में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। हैं, गदर पिक्चर बनी है वो इसी दंगों पे बनी है, ठीक है, गदर मूवी बना दी। ऐसी हम लोग तो मौका ढूंढते रहते हैं मूवी बनाने के, बढ़िया सा टॉपिक ले लो, मूवी बना लो, और लोग हिट भी कर देते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं। अच्छी मूवी थी खैर गदर। 16 अगस्त 1946 को पहली बात ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस दिन बंगाल के नवाखली में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। और एक वाक्य बताते हैं कि एक तरफ अंतरिम सरकार बन रही थी, जो हम कल पढ़ाएंगे, एक तरफ अंतरिम सरकार का गठन कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हुए थे, और ये सब गठन कर रहे थे। और एकमात्र व्यक्ति जो थे हमारे महात्मा गांधी जी, वो महात्मा गांधी कहाँ खड़े थे, बंगाल में खड़े थे, दंगे रुकवा रहे थे। कौन सी जगह, सबसे बड़ा दंगा हुआ था नोआखली में, नोआखली में दंगा रुकवा रहे थे कौन, गांधी जी, अकेले खड़े हुए। तो इनके लिए एक फैक्ट आता, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पर गांधी जी को वन मैन आर्मी कहा, कि इकलौते ये थे जो वहाँ दंगा रुकवा रहे थे, बाकी सब अपने चक्कर में लगे हुए थे, बोले किसको क्या पद मिलेगा, मैं गृह मंत्री बन जाऊं और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक है, चलो खैर ये तो अलग बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ये हमीदुल्लाह खान थोड़ा सा आगे और बढ़ गए, इन्हें ज़्यादा जल्दी थी, इन्होंने सीधे वायसराय को, ये वायसराय को, माउंटबेटन को लेटर लिख डाला कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन माउंटबेटन ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और जैसे ही लेटर पहुंचा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद इनके पास पहुंचे, बोले भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो उस समय तो मुंह खोल के मांग रहे थे, और भी सारी चीज़ें थी, डरा भी रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक क्वालिटी थी, दोनों तरीके की नीति, पुरस्कार और दंड की नीति, बड़ी अच्छी नीति होती है ये। जब आपकी बात प्यार से मान जाए कोई तो उसे पुरस्कार दे दो, और नहीं तो फिर डराना धमकाना है ही, बोले देख लो सेना मेरे पास है, आर्मी मेरे पास है, पुलिस मेरे पास है, अब तुम्हें क्या करना है, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो इस स्थिति में इनके पास कुछ नहीं बचता था, इसीलिए प्यार से सिग्नेचर कर देते थे। अब प्यार से कितना करते थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं, उस समय की परिस्थिति जानते हैं। हम तो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो हमें जितना इसके अंदर पढ़ते चले जाएंगे उतना पता चलेगा कि क्या क्या झेला गया होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर हस्ताक्षर कराए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब एक एक रियासत उठाते हैं, तो सबसे बड़ी रियासत है। सबसे पहले करेंगे हम हैदराबाद रियासत के बारे में बात। हैदराबाद रियासत के बारे में देख लें हम, ठीक है, ये हैदराबाद उस समय की रियासत। ये देखो, ये इतनी बड़ी रियासत थी। ये रियासत दक्षिण के पठार में थी, डेक्कन प्लेट्यू में, और इसमें ये सारे के सारे गोदावरी नदी से लेके ये पूरा एक खनिज संपन्न भी थी, और सबसे बड़ी भी थी, सबसे समृद्ध भी थी, सबसे शक्तिशाली भी थी। और इसके नवाब थे निज़ाम। अभी जब हम कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे, कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे, इतिहास शुरू करा है ना हमने, अभी 2 ही क्लासें हुई है, 2 क्लास के बाद अब जब हम अंग्रेजों को पढ़ लेंगे, सबको पढ़ लेंगे, यूरोपियन कंपनी को, अगला टॉपिक हमारा रहेगा कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध में पढ़ेंगे तब आपको एक एक कड़ी जुड़ती हुई चली जाएगी कि ये कौन से नंबर के नवाब थे जो इस समय थे, ठीक है, 7 में थे कि 8 में थे, वहीं पर हम डिस्कस करेंगे पूरे नवाबों की वंशज लिखवा के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है क्या कहते हैं, कौन सी रियासत थी, कुर्नूल भी यहाँ था, रायचूर द्वीप भी यहीं था। तो ये सबसे समृद्ध रियासत थी, सबसे ताकतवर रियासत थी। अब ये एक बात याद रखना, हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि रियासत में सिर्फ राजा रहा होगा, राजा नहीं रहा था, वहाँ सेनापति भी था, आर्मी भी थी उनकी, पुलिस भी थी उनकी, प्रशासन भी उनका था, सारी व्यवस्थाएं थी उनकी, ऐसा नहीं है। अब उन व्यवस्थाओं को पार जाके उनको छीनना कह रहा हूँ, उनका बिले पत्र पर हस्ताक्षर करना, तो वो ये इस व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता था। ये बहुत हमारे लौह पुरुष है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ऑपरेशन पोलो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। ठीक, ऑपरेशन पोलो क्या था कि सैनिक कार्रवाई, कहीं कहीं लिखा आएगा पुलिस कार्रवाई, कहीं कहीं आएगा सैनिक कार्रवाई, बात एक ही है। सेना भेजी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि बोले जाओ मिला के लाओ। क्यों? क्योंकि समृद्ध थी, शक्तिशाली थी, सेना थी, ताकतवर थी, और यहाँ का नवाब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, बिल्कुल भी साफ कह रहा था कि मैं नहीं शामिल होऊंगा। ठीक,
लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस ऑपरेशन पोलो के तहत करा। अब क्या क्या घटना हुई उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तैयार करी हैं ये, और जिससे आप लोगों को फ़ायदा रहेगा, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अभी हमने बताया कि सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध थी ये, इसका मतलब पैसे में भरपूर थी। और इसका नवाब मीर उस्मान अली था। आप लोगों के लिए एक काम है, कल को एक कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि ये कौन से नंबर का निज़ाम था, निज़ाम का नंबर लिख के लाओगे। जब कर्नाटक जब से हैदराबाद रियासत बनी उसके बाद कौन से नंबर का था ये निज़ाम, क्रम में कौन सा क्रम था, ये एक कमेंट सेक्शन में लिखना आपको। वही वाली बात आ गई, यहाँ की जनसंख्या क्या हो गई, हिंदू बहुल थी और नवाब थे साहब मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा खतरा था। और नवाब ने स्वतंत्र रियासत की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया। ऐसा इतनी आसान बात थी नहीं, बहुत मना कर दिया। और उसके बाद धीरे 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 भारत की सीमाओं को निर्धारित करना शुरू करा, चारों तरफ से बाउंड्री को पकड़ना शुरू करा, और अपने सैनिकों को और अपने जो है इसके जो वो लोग थे उनको, और इनका जो है एक वो था, क्या कहते हैं इस रियासत का, देखो मेजर जनरल ये रहा एल एड्रोस, इसका मतलब सेनापति भी रखा था इस रियासत में, ये रहा सेनापति। जो सेनापति था तो उसने इस तरीके से काम शुरू करा। अब ये बात किसको खटकी, हमारे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो ये चलाया। ठीक, कब शुरू हुआ ये, 13 सितंबर को। कब शुरू हुआ, 13 सितंबर को। ये देखो यहाँ पे लिखो 13 सितंबर 1948 को ये भारत ने सरकार ने चलाया, और सैन्य कार्रवाई थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ का ये भी याद रख लेना, यहाँ प्रधानमंत्री भी था नवाब का, मीर लायक अली प्रधानमंत्री भी था। सिर्फ 4 दिन में डब्बा गोल हो गया। बातें तो बहुत सारी चल रही थी, सिर्फ 4 दिन में डब्बा गोल हो गया। और 4 दिन में 17 सितंबर को नवाब ने इस्तीफा दे दिया। कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक, और 4 में ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पर भारत के एक व्यक्ति का नाम रखना है, ये एक बार एक क्वेश्चन में आया और लोगों ने बस एक ही कहना शुरू कर दिया था कि साहब ये एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। इस व्यक्ति का नाम रखना है जयंतो नाथ चौधरी या JN चौधरी। JN चौधरी भारत के थे, कमांडर कह लो, सेना के जो भी कहना चाहो कह लो। और ये इन्होंने जनरल एड्रोज ने इनके सामने आत्मसमर्पण किया था युद्ध के ऑपरेशन पोलो। जब ये मेजर ने इस्तीफा दिया तब 18 तारीख को इन्होंने आत्मसमर्पण किया। और इनका एक सेलिब्रेशन हुआ था बहुत बढ़िया इस चीज़ का कि हमने इतनी ताकतवर रियासत को भी झुकाकर मिला लिया। और ये 18 सितंबर की घटना है। तो 13 को ऑपरेशन शुरू हुआ, 17 को नवाब ने इस्तीफा दिया, और 18 को JN चौधरी के समक्ष किसने दे दिया, एड्रोज ने। एड्रोज कौन था, उनका था। और इसके इस का भी नाम याद रखना है, क्या नाम है, मीर लायक अली था। कौन, प्रधानमंत्री। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। देखो मैं बता रहा था ना, ये देखो ये खबर छपी थी, उस समय का न्यूज़पेपर था द डेक्कन क्रॉनिकल। डेक्कन क्रॉनिकल में लिखा है, ये देखो हैदराबाद के निज़ाम ने जो है क्या कहते हैं, क्या कर दिया है, सीज फायर कर दिया है। सीज फायर का मतलब रोक दिया है युद्ध। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी कहानी है, जिसको इंटरेस्ट हो पढ़ लेना, पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है ये। ठीक, और ये देखो यहाँ लिखा मेजर सैयद अहमद एड्रोज दाहिने तरफ, और हैदराबाद के राज्य के मेजर जनरल और कौन है, जयंतो नाथ चौधरी के समक्ष सिकंदराबाद में आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, ये कौन है, एड्रोज, और ये हमारे इनके सामने JN चौधरी के सामने आत्मसमर्पण किया था। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था इस दिन कि साहब हमने देसी रियासत, एक देसी रियासत जो सबसे बड़ी देसी रियासत है उसका हमने किया। तो इसको जिसको मर्जी करे वो पढ़ लेना कि साहब क्या क्या हुआ था, बुरी घटना है। ये डेक्कन क्रॉनिकल में छपा था, उस समय का न्यूज़पेपर है ये। देखो तारीख भी होगी यहाँ कहीं लिखी होगी, देख लेना। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो देसी रियासतों में सबसे समृद्ध रियासत को हमने मिला दिया। ऐसा नहीं था कि आत्मसमर्पण के बाद घटनाएं कम हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। ये मैं एक और बहुत बढ़िया फैक्ट यहाँ से ढूंढ कर लाया हूँ, आत्मसमर्पण के बाद घटना हुई। ये देखो इसका विलय तो भले ही इस्तीफा हमने 1948 में दिलवा लिया, लेकिन विलय हमने जो है तो 1950 में ही किया। इसके बाद देखो वही घटना हुई। इसके बाद क्या हुई, आत्मसमर्पण के बाद हिंसा। हुआ क्या, क्योंकि मुस्लिम नवाब था, हिंदू जनता थी, हिंदू और मुस्लिम में एक दूसरे के प्रति लड़ पड़े कि हिंदुओं ने कहा कि साहब नवाब के द्वारा हमने हमारा शोषण किया है, और मुसलमानों ने क्या किया, अब हमारा शोषण होगा। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक दूसरे से प्रतिशोध हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई, हिंसा बढ़ती चली गई। तब वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अंतरिम गवर्नमेंट के थे, ठीक है, 1951 में चुनाव हुए ना,
तो अंतरिम गवर्नमेंट के जो थे वो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंडित सुंदर लाल के नेतृत्व में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कभी पूछा जा सकता है, कि हिंसा की जांच के लिए समिति बनाई। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी रिपोर्ट कब आई, कहाँ गई? तो इसकी रिपोर्ट आई, अब वो रिपोर्ट उजागर नहीं की गई। ये पता नहीं क्यों नहीं की गई सरकार की तरफ से कि हिंसा में क्या हुआ था, क्या हुआ, ये रिपोर्ट उजागर नहीं की गई और ये अभी आज एक दस्तावेज के रूप में दिल्ली में रखी हुई है। कहाँ पर? जहाँ यहाँ पर और दस्तावेज रखे हुए हैं। तो पंडित सुंदरलाल को याद रखेंगे हम। किसको याद रखेंगे? पंडित सुंदरलाल को, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि पूरा औपचारिक रूप से विलय कब हुआ? भले ही हमने 17 सितंबर को पोलो, वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो के तहत उसको भी क्या कहते हैं, नवाब से भी इस्तीफा दिलवा दिया, 18 तारीख को उसके मेजर से भी समर्पण करवा दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे रियासत, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर, ये आ जाता है। अब देखो ये है एक, ये जो दिखाई दे रही है, ये देखो, ये है गुजरात, ये हमारा गुजरात। गुजरात में ये कौन सा क्षेत्र है? कच्छ। तो आज एक फैक्ट और बताना, कौन सी नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है? ये भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे। कौन सी नदी कच्छ के रन, कच्छ के रन का मतलब समझे, कच्छ का रेत है, ये बड़ा प्यारा कच्छ का रन है, में गायब हो जाती है अपने आप। एक तो ये बताओगे। दूसरा क्या है? ये कच्छ की खाड़ी है, याद रखना, ये कच्छ की खाड़ी है। किस किस के बीच में है? ये खंबात एरिया है, खंबात एरिया। और देखो ये है खंबात की खाड़ी, यहाँ पर दो नदियाँ गिरती हैं जो उल्टी बहती हैं, सबको पता होगा, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती। कहाँ गिरती हैं? ठीक है, ये रियासत थी जूनागढ़ रियासत। जाहिर सी बात है, ये क्या आ गया? पाकिस्तान। तो ये और बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठी हुई थी, हैं, जिन्ना के लगातार संपर्क में थे यहाँ के नवाब साहब, और नवाब साहब यही चाह रहे थे कि हम चले जाएं पाकिस्तान। ठीक है, ये जरूर को लिख के लाना कि कौन सी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। तो ये जरूर चाह रहे थे कि हम यहाँ हो जाएं, ये अरब सागर है, अरेबियन सी। तो ये बड़ी समस्या थी। अगर ये गायब हो जाती तो भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अगर ये गायब हुई तो उसके बाद से भारत का समुद्री इलाका जा रहा है। इसके बारे में क्या? अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली इकलौती थी, इसमें 2 या 3 रियासतें और इकट्ठी कर रखी थी इसने, नवाब ने। हालांकि उनके छोटे छोटे राजा जीवित थे और वो अपना शासन कर लेते, लेकिन थे जूनागढ़ के अंडर में। एक और कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाएंगे, मेरा उसका प्राचीन भारत का है जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, सुना होगा सबने इसका नाम। किसका है? किस चीज के बारे में चर्चा है? और दूसरा, कितने राजाओं की चर्चा है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ये कमेंट सेक्शन में बताना है सब लोगों को। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजें बतानी। जूनागढ़ अभिलेख यह किए, तो यह कहां पर है? खंबात एरिया में है। ठीक, तो याद रखना कि इकलौता नहीं था ये बहुत सारी उनको लिए बैठा हुआ था। किसको लिए बैठा हुआ था? और कई सारे राजाओं को। अगर हम बात करें इसके बारे में, गुजरात की में स्थित एक रियासत थी, बहुत छोटा सा फैक्ट बता दिया, खंबात की खाड़ी में थी, मैंने अभी डिस्कस किया आपको मैप दिखा के। उसके बाद करते हैं, देखो फिर वही कहानी आई। इसका जो नवाब था उसका नाम है मोहम्मद महावत खान। क्या है ये? मुस्लिम। और जनता क्या है? हिंदू। जनता क्या है? हिंदू। महावत खान ने पहले ही कह दिया, बोले मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, क्योंकि लगातार किसके संपर्क में था? ये जिन्ना के संपर्क में था, पाकिस्तान के संपर्क में था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और जूनागढ़ में एक नहीं था, ये देखो, एक तो है बावरियावाड़ की रियासत और मंगरोल की शेख रियासत, यहाँ शेख थे, ये दोनों भी इसके अंडर में थे। लेकिन ये दोनों भारत के प्रति भक्ति दिखा रहे थे और इन दोनों रियासतों ने कहा कि हम साहब भारत जाएंगे। क्या कहा? दोनों ने कहा हम भारत जाएंगे। और इस बात पे किसको दिक्कत होती? महावत खान को दिक्कत हो गई। महावत खान बोले अच्छा ऐसे चल जाओगे, मेरे अंडर में रह रहे हो, भारत में चल जाओगे। इसने क्या करा? तुरंत ही इस पर आक्रमण कर दिया। देखो ये लिखा है, मैंने लिखा है खुद ही कि जूनागढ़ के नवाब ने दोनों रियासतों पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही रियासतों पर आक्रमण किया वैसे ही किसको समस्या होती? भारत को समस्या होती। और भारत ने क्या करा? सभी प्रकार के व्यापार इससे बंद कर दिए। जैसे ही व्यापार बंद करे, जूनागढ़ रियासत से सारे व्यापार रोक दिए। तो अब इसके साथ समस्या थी, इधर का समुद्री रास्ता था, इधर का जमीनी रास्ता, इधर भारत था, उधर पाकिस्तान था। इधर नवाब को अपनी जान का भी डर लगने लगा।
नवाब साहब ने सोची, बोले कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अंदर तुझे मरवा दें और तेरा काम खत्म कर दें, तो इसलिए चुपचाप कहाँ को चले जाएं, कहाँ चले जाएं, सीधे भाग गया कराची, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जाना चाह रहा था। ये जनता हिंदू थी और जनता नहीं चाह रही थी कि ये जाए। उसकी 2 रियासतों ने भारत का समर्थन कर दिया था। अब समस्या क्या थी, ये कराची तो भाग गया और वहाँ पर इसने अपनी एक सरकार बनाई, जो कौन सी सरकार है ये, अस्थायी सरकार, कि मैं यहाँ से नवाब बनूंगा, मैं यहाँ से चलाऊंगा। जब ऐसा हुआ उधर जनता क्षुब्ध हो गई, जनता बड़ी परेशान हुई, तो यहाँ पर एक शामल दास गांधी का नाम आता है। हैं कौन थे ये, महात्मा गांधी के भतीजे, इनको भी नाम याद रखने ना। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे, गांधी जी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र के नाम लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। कोई राहुल गांधी, वो राजीव गांधी नहीं लिखेगा, समझ गए, गांधी जी के लिखने, ठीक है, हैं कौन थे ये बताएंगे। और ना लिखे जाएं तो एक मूवी आई थी जिसका नाम है मुन्ना भाई MBBS, हैं जिसमें महात्मा गांधी की बात थी, हैं मुन्ना भाई MBBS थी, हाँ वो तो वही थी संजय दत्त वाली। तो उसमें साहब वो जब गांधीवाद की विचारधारा को अपनाने की कोशिश करता है, तो तब जो है क्या कहते हैं, प्रोफेसर साहब रेडियो पे बताते हैं कि साहब कौन कौन थे, वो वहाँ से देख लेना, ना पता चले तो 4 वहाँ थे। तो 4 पुत्रों के नाम लिख के लाने हैं। हालांकि गांधी जी ने तो सबको गोद लिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो उनके मूल पुत्र थे 4, वो लिख के लाने। तो अस्थायी सरकार का गठन किया। शामल दास गांधी कौन थे, इनके भतीजे थे, इनके भाई के लड़के। इन्होंने जनता के पक्ष में, मतलब जनता के पक्ष में बोले, चलो हम कोई पक्ष में नहीं है, भारत सरकार भी तुम्हारे अभी फेवर में नहीं आ रही, मैं हूं। और इन्होंने यहां पर एक सरकार बनाई जिसका नाम है आरजी हुकूमत। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, आरजी हुकूमत क्या है, आरजी हुकूमत, आरजी हुकूमत का मतलब अंतरिम सरकार। ये उर्दू का शब्द है कि अरबी का फर्ज है, फारसी का ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आरजी हुकूमत का मतलब है अंतरिम सरकार। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अंतरिम सरकार का गठन किया, मतलब भारत सरकार के आने से पहले का सरकार का गठन किया जनता के पक्ष में कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। तो इन साहब का नाम जरूर याद रख लेना, आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शामल दास गांधी के बारे में। नवंबर 1947 में जूनागढ़ का रियासत भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक, जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहब्बत महावत खान, इसके एक दीवान थे, दीवान बड़ी आने वाले समय में इनकी फैमिली बड़ी रॉयल फैमिली बनी। उनका नाम है शहनवाज भुट्टो, इंपॉर्टेंट है ये। महावत सरकार के क्या थे, दीवान थे। दीवान ने ये कहा कि देखा ये तो कराची भाग गए, जनता उथल पुथल मचा रही है, ना मेरे बस की संभालनी है। इधर इन्होंने कोशिश कर रहे हैं शामल दास गांधी, लेकिन इनसे भी नहीं संभल ली है। तो इसने क्या करा, भारत सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करी, बोल साहब आप आ जाओ और आने के बाद प्रशासन अपने हाथ में ले लो। तो किसने नौता दिया, शहनवाज भुट्टो ने। और ये शहनवाज भुट्टो वही हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं, इनके पिताजी हैं ये। फिर बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो चल रहे हैं ना अभी, ये वही परिवार है। तो शहनवाज भुट्टो ने क्या करा, किसको आमंत्रित कर दिया, भारत सरकार को, बोला आओ और अपना प्रशासन अपने हाथ में ले लो और जूनागढ़ को मिला लो। तो जूनागढ़ को भारत सरकार ने शासन तो हाथ में ले लिया, लेकिन 1948 में एक काम कराया, वहाँ की जनता से पूछा कि साहब जो है क्या कहते हैं, क्या करना है, आप लोग किधर जाना चाहते हो। तो 80% से ज़्यादा लोगों ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया और 1948 में इसका विलय किया गया। तो इसका विलय कब किया गया, 1948 में। हर किसी की विलय की डेट उसका क्या गया, 1950 में। हर किसी के विलय की डेट आपको याद रखनी है, हर हाल में याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी वो नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ईजीली समझाने की, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, ठीक। हाँ बस जूनागढ़ रियासत का विलय कर लिया गया। ये देखो ये आया, ये बहुत बढ़िया आया, आज इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, भारत का सिर है, सलाम जिसको करते हैं हम, जम्मू कश्मीर, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं हम। देखो ये देखो, अब भारत के बारे में बात करें तो ये जो इस कलर का दिखा रहा है यही इंडिया है, ये हरा कलर दिखा रहा है, ये तो ना तो हमारे पास ये है, और ये जो अलग सा कलर दिखा रहा है ना तो हमारे पास ये है। ये तो अक्साई चीन, क्या दिख रहा है, अक्साई चीन, चीन ने छीन लिया 62 की लड़ाई में, जब 62 की लड़ाई हुई थी भारत से। ये वाला जो है ये ऐसे, ये है POK। लोग ये समझते हैं कि सारा ही POK है, नहीं, ये देखो ये लिखा आज़ाद कश्मीर,
ये आज़ाद कश्मीर है। पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि ये पीओके तो चलो हमने कर लिया, ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हमने इसको छीना है, हमारा ही सेना सब कुछ है, लेकिन यहाँ हमारी सेना नहीं है। तो इसे पूछो किसकी सेना फिर है? पागल बनाता नहीं बनाता है, हिंदी में पागल बना रहा है। कहता आज़ाद कश्मीर है तो आज़ाद लड़ाके हैं, कहीं भी चले जाते हैं। अब तो तेरे घर से जा रहे हैं, यहाँ के जो है भारत के इस एरिया को कब्जा कर रखा है, तो आज भी कहता है कि ये तो आज़ाद लड़ाके हैं। इसका मतलब जब कभी भी कोई भी गतिविधि होगी, आतंकवादी गतिविधि होगी, तो साफ पल्ला झाड़ लेता है, ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये तो यहाँ रहते ही हैं और ये भारत को जो कर रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना ये आज़ाद कश्मीर है, इसका मतलब भारत से 3 जगह से गई है जम्मू कश्मीर। ये देखो ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ये आज़ाद कश्मीर के नाम पे चला गया, है पाकिस्तान के पास ही। ये चला गया कहाँ पर? POK में। और ये कहाँ पर चला गया? ऑक्साई चीन में। और देखो एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा। एक जगह और मिलेगी इन दोनों के बीच में, शशगाम रीजन, इसमें लिखा नहीं है। ये बड़ा, ये बेचारा बड़ा, ये ऐसी जगह फंस गया था कि बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे है। भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बॉर्डर पे था, और पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, बोले तुम रख लो, था भारत का हिस्सा। इसी POK के एरिया से चाइना OBOR बना रहा है। किस दिन OBOR के बारे में बताएंगे। OBOR क्या है अभी सुन लो, 1 बेल्ट 1 रोड, या इसको BRI भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। एक ऐसी रोड बना रहा है जिस रोड के किनारे क्या होगा, पानी के जहाज़ों से भी कनेक्टिविटी बनेगी, रेलवे लाइन से भी कनेक्टिविटी बनेगी, हवाई जहाज से भी कनेक्टिविटी बनेगी। इसके जरिए ही वो मिडिल एशिया में जाना चाह रहा है, मध्य एशिया में, OBOR। और ये OBOR पुराना रेशम मार्ग है जो कनिष्क के समय का था, कुषाणों के समय का था, तो चाइना उसे डेवलप करना चाह रहा है। चलो खैर ये तो बातें हो गई, हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर की रियासत है, ये याद रखना। ये आज़ाद कश्मीर हो गया, POK हो गया, ये चला गया ऑक्साई चीन में, और ये वाला शशगाम रीजन पहले दे दिया गया था, सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा सबसे ऊंचाई पे ग्लेशियर। हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी सेम कंडीशन थी, यहाँ के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हाँ ये देखो, इसका जरूर देखो। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात आई तो सबसे आखिरी में हुआ होगा, सबसे आखिरी में कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर का विलय तो बहुत पहले हो गया था, 26 अक्टूबर 1947 को। कैसे हुआ बता देता हूं मैं तुम्हें, कैसे हुआ ये देखो, मैप में ही समझा देते हैं। हुआ है क्या, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जनता कौन थी यहाँ की? मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह ने कहा माउंटबेटन से कि बोले साहब हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। माउंटबेटन ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत बड़ी है और इस रियासत को आप एक काम करो, स्वतंत्र छोड़ दो, दोनों, पाकिस्तान भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था? पाकिस्तान ने यहाँ से लड़ाके भेज दिए, जिनको वो कहता लड़ाके गए थे साहब, और ये आज़ाद कश्मीर छीन लिया, जब कहीं छीना हुआ है, और ये POK चला गया। जब ये चला तो बस इसके पास को जम्मू कश्मीर के बाद रास्ता बचा नहीं, भारत की शरण में जाना था। और हरि सिंह आ गए भारत की शरण में, सरदार वल्लभ भाई पटेल से गए कि साहब हमें तो मान लिया, अब हमें बचाओ, और हमारी आप सेना लेके चलो और हमें बचा लो, नहीं तो ये पाकिस्तान तो हमें खा जाएगा। अब जब ये स्थिति हुई तो तब ये कौन लेके गए सेना? हमारे कौन लेके गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब सुबह गई। 1947 के समय में जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। चलो ये महाराजा देखो, हरि सिंह मैंने बताए थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा हिंदू थे और जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह ने शुरुआत में किसी के पक्ष में शामिल होने का फैसला किया। 24 अक्टूबर को हमला हुआ, इसका मतलब 26 अक्टूबर को विलय, 2 दिन बाद विलय हो गया, 2 दिन में ही। 24 अक्टूबर 1947 को कबीलाई ने, देखो यही लिखा था हर जगह, ये जो ना पाकिस्तान का ये क्या कहोगे, बदतमीजीपन कहोगे, वो क्या करता है कि हम तो है ही नहीं, हम तो कबीले थे, यहाँ तो कबीले थे, उन पर डंडे हैं, उन पर हथियार है, उन पर वो हैं। अरे कबीले क्या किसी की सेना को चैलेंज कर लेंगे बिना पाकिस्तान सपोर्ट के? तो पाकिस्तान समर्थित कबीलाई हमलों के बाद उन्होंने भारत के सैन्य से सहायता मांगी। पाकिस्तान की अपनी स्थिति तो इतनी खराब है कि उसके पास खुद खाने के लिए ना तो भी हालात ये हैं, आज भी हालात ये हैं। जब मांगी तो राजा हरि सिंह ने कहा, राजा हरि सिंह ने जब मांगी इससे क्या कहते हैं भारत से, तो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बोले हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन कैसे करें, तुम एक काम करो, उस पर सिग्नेचर कर दो विलय पत्र पे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और जैसे हस्ताक्षर किए उसके बाद ही सेना भेज दी गई। इस विलय पत्र को यह कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्वेश्चन आ सकता है किसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कहा गया? तो जम्मू कश्मीर के विलय पत्र को
इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किया गया। इस दस्तावेज के अनुसार जम्मू कश्मीर के रक्षा विदेश मंत्रालय तीन क्षेत्रों में भारत के साथ संपर्क हो गए। ये बड़ा अजीब, ये वाली लाइन बड़ी अजीब है। सिर्फ रक्षा मतलब हम आपकी रक्षा करेंगे, संचार आपके यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा ये, और फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशी मामले आपके हम देखेंगे, बाकी लोकल प्रशासन कौन देखेगा, वहाँ का वो देखेगा कौन, राजा। लेकिन राजा मर गए तो उसके बाद कौन देखेगा, वहाँ का सीएम देखेगा। सीएम तो बन गया लेकिन विशेष रियायतें दे दी गई, और कौन सा बना दिया गया, 370 जोड़ दिया गया और 35 जोड़ दिया गया, जिसमें सब लोग पढ़ते आए आज तक। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर का कानून अलग था, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल था, पूरे भारत की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो 27 अक्टूबर को विलय के बाद भारतीय सेना ने, देखो 27 अक्टूबर को गई भारत की सेना, और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद हमने एक घटना करी 2019 में, वो ये, और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विवाद हम लगभग 99% सुलझा चुके हैं। कुछ आतंकी हमले हो रहे हैं, जैसे पहलगाम हमला हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय हमला था जिसको जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने कराया था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने उनकी कमर तोड़ दी। तो ऐसे चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। भारत नया भारत बन के आया है जो अपने आप में बहुत ताकतवर है। तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। 27 अक्टूबर को गई सेना, 26 अक्टूबर 1947 को मिला लिया गया था। देखो याद रखो फिर से, 24 अक्टूबर को हमला हुआ, 26 अक्टूबर को मिलाया, 27 अक्टूबर को सेना गई और सेना ने पाकिस्तान लड़ाकों को काफ़ी हद तक बाहर भगा दिया। और लेकिन ये जो चीज़ जोड़ दी गई विशेष रियायतों के साथ, 3 चीज़ें हमारे पास रहीं, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, और बाकी किसके पास रहे, जम्मू कश्मीर के पास, और विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। 2019 में क्या करा गया, इसको निरस्त कर दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और 31 अक्टूबर की घटना को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक तो किसका बर्थडे है, मतलब जन्मदिन है, ठीक है, 31 अक्टूबर को, और भारत क्या मनाता है इस दिन, ठीक है, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देखो आज हमने ये देसी रियासतें पढ़ी, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए बहुत नए फैक्ट और बहुत नई चीज़ें, ठीक है। आप ये सोचें कि आजकल ज़माना बदल चुका है। ज़माना क्या बदल चुका है कि सब लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ूंगा काम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, हर आदमी पढ़ रहा है, हर आदमी पहुंच में है, हर आदमी के पास किताबें हैं, सब कुछ है। लेकिन मैंने आप लोगों को कोशिश की कि वो फैक्ट लेकर आया हूँ जो फैक्ट नहीं मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, और फिर बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। देखो अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो अपने प्यार दिखाओ, बरसाओ, और जो है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो, और कंटेंट उन लोगों तक पहुँचाओ जो वाकई में रियल में पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है। धन्यवाद, बस इतना ही बोलना आप लोगों के लिए।